हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बड़े ही मजेदार ट्रिक से टेंस को पहचान लिया था कि कौन सा टेंस है और कैसे हमें पहचानना है। तो दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। जैसा कि मैंने लिख रहा है, सभी टेंस की सहायक क्रिया ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल सभी टेंस की सहायक क्रियाओं को हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो साथ ही साथ याद होता जाएगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले दोस्तों, सहायक क्रिया को अगर याद करना है तो सबसे पहले हमें फ्यूचर का याद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर का सबसे आसान होता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले फ्यूचर का याद करें। चलिए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर बात करें तो चाहे इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सब में जो हमारा सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब होता है, ये इतना केवल आप लोग मन में बैठा लीजिए कि सभी की सहायक क्रिया विल और शैल ही होगा। जी दोस्तों, विल और शैल ही होगा। तो इंडेफिनिट में भी हम लोग लिख लेते हैं विल और शैल। ठीक दोस्तों। अच्छा, कंटीन्यूअस में भी हम लोग लिख लेते हैं विल और शैल। ठीक दोस्तों। उसके बाद परफेक्ट में जाते हैं तो इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं विल या शैल। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, विल और शैल। परफेक्ट कंटीन्यूअस में आते हैं दोस्तों, तो इसमें भी हम लोग लिख लेंगे विल और शैल। ठीक दोस्तों, यानी कि याद करने के लिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग केवल ये जानेंगे कि फ्यूचर में हमारी दो ही सहायक क्रियाएं होती हैं, विल और शैल। चाहे वो दोस्तों इंडेफिनिट का हो फ्यूचर का, चाहे फ्यूचर का कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। हमें केवल इतना याद रखना है कि फ्यूचर के सभी टेंसों में विल और शैल होता है। ठीक दोस्तों, इतना तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, विल और शैल, फ्यूचर की सभी सहायक क्रियाएं विल और शैल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें केवल विल और शैल ही रहता है। नीचे अगर बढ़े कॉन्टिन्यूअस दूसरे नंबर का, तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए, केवल विल के आगे बी बढ़ाइए और शैल के आगे भी बी बढ़ाइए। यानी कि ट्रिक के माध्यम से आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया विल भी और शैल भी होता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह मजेदार ट्रिक से नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जोड़ देंगे हम केवल हैव और यहाँ भी जोड़ देंगे केवल हैव, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होता है। चलिए दोस्तों, इसके नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो विल के आगे हम हैव लिखेंगे और बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे और बीन। वैसे ही शैल के आगे भी हम जोड़ देंगे, शैल के आगे भी जोड़ दिए हैव और बीन। यानी कि इस तरह से देखिए, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट का विल और शैल हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस का हमने आगे बी बढ़ा दिया तो विल भी और शैल भी हो गया। फ्यूचर परफेक्ट का नंबर आया तो हमने उसके आगे हैव जोड़ दिया तो विल हैव और शैल हैव हो गया। आगे और नीचे जाएंगे तो जब यहाँ पे हैव है तो आगे देखो विल हैव है, यहाँ विल हैव हो गया, केवल आगे क्या जोड़ना है? बीन शब्द। क्या जोड़ना है? बीन शब्द। तो विल हैव बीन और शैल है। तो दोस्तों, मुझे लगा होगा कि आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा होगा। अच्छा ठीक है, एक ट्रिक और बनाते हैं और आसान करने के लिए दोस्तों हम केवल इतना याद कर सकते हैं कि विल बी हैव बीन, विल बी हैव बीन। जी हाँ दोस्तों, देखिए विल बी हैव बीन,
यानी कि आसानी से चारों को हम लोग याद कर सकते। कैसे? विल, नीचे जाएंगे देखो इंडेफिनिट पहला है तो विल और शैल, उसके बाद हम आगे बी लगा देंगे, उसके आगे हैव लगा देंगे, उसके आगे बीन लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये चारों बहुत ही आसानी से याद हो जाए। ठीक दोस्तों, उसके बाद इनका जब याद करना है तो इसको और इसको यानी कि प्रेजेंट और पास्ट को दोनों को साथ में याद करते हैं। साथ में दोस्तों याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें याद हो जाए। जैसा कि इसमें हमारा होता है डू या डज। क्या होता है? डू या डज। ठीक दोस्तों, इसमें होता है डू या डज। तो डू और डज को जब पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो बना देंगे डिड। क्या बना देंगे दोस्तों? डिड। देखिए डू और डज या बन गया डिड। ठीक दोस्तों, अच्छा इसके कंटीन्यूअस में आएंगे तो इज होता है, एम होता है और आर होता है। ठीक, अच्छा इज एम आर को क्या बना देंगे? पास्ट में जाएंगे तो वाज या वर। ठीक दोस्तों, हम लोग कहते हैं वेयर, वेयर नहीं, हमें वर बोलना है, वाज या वर। ठीक दोस्तों, अच्छा उसके बाद परफेक्ट में जब आएंगे तो यहां होता है हैज और हैव। यहां होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव। और जब पास्ट में जाएंगे तो जैसे डू और डज को डिड बनाए थे वैसे हैज और हैव को हैड बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्तों? हैड बना देंगे। ठीक, याद करने का देखिए कितना आसान तरीका। और जब नीचे आएंगे तो देखिए सब में जैसे इसमें विल हैव था तो विल हैव आगे बिन जोड़ दिए, यहाँ सेल हैव था तो सेल हैव और आगे बिन जोड़ दिए, वैसे यहां भी परफेक्ट का ही उठा के रखेंगे, केवल आगे बिन जोड़ देंगे। किसी का भी परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो परफेक्ट की सहायक क्रिया को ले लो और आगे बिन जोड़ दो, तो बहुत ही आसानी से हम लोग का क्लियर है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ हैज था तो हमने हैज लिखा और आगे क्या जोड़ दिया? बिन। अच्छा हैव भी है तो हमने हैव भी लिखा और आगे जोड़ दिया बिन। और देखिए यहाँ परफेक्ट में अकेला बेचारा हेड था तो हेड के आगे जोड़ दिए बिन। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से हम लोग इसको कवर कर लिए। सारे सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब को कितनी आसान ट्रिक से हम लोगों ने लिख लिया। अगर आप लोग दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग अगर पहले फ्यूचर का याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, फिर इन दोनों को लेके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके आगे मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ग्रामर सीखना है, कुछ भी अंग्रेजी में सीखना है, टेंस बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, एक्टिव पैसिव बनाना है, कुछ भी करना है या टेंस में चेंजिंग करना है तो सहायक क्रिया हमें याद रहना चाहिए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर इस वीडियो को देख करके मेहनत करके अगर आप सहायक क्रिया याद कर लेंगे तो सारा का सारा इसके बाद में जो भी चीज पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद होता जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए अब कैसे हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे डिड हो गया, वाज वर हो गया, हैड बीन। यानी कि हमने यहाँ से बताया कि जो परफेक्ट में रहेगा वही परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब में केवल आगे जुड़ जाता है बीन से। ठीक दोस्तों, अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रेजेंट का पहचान हो, पास्ट का पहचान था, फ्यूचर का गो, इन सब का पहचान लिखे लेकिन इंडेफिनिट का पहचान नहीं लिखे। तो दोस्तों मुझे आप लोगों को उसमें कोई चीज बताना है, उस चीज को बड़े ही मजेदार से आप लोग समझिएगा, क्योंकि क्रिया में ध्यान देना हमको, इसलिए आपने लिखे है क्योंकि क्रिया में ही, इसमें क्रिया में ही कौन सा अक्षर होता है? त होता है। कौन सा होता है? त होता है। यहाँ पे भी सेम वही होता है, क्रिया में ही कौन सा अक्षर? त होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे क्रिया
में ही ग अक्षर होगा, तो अक्षर नहीं मिलेगा। ठीक ना दोस्तों, मैं शुरू में इसलिए नहीं बताया कि आप लोगों को कठिन न लगे, जब कुछ चीजों को सीख गए हैं तो अब आपको आसान लगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज जान लीजिएगा। तो ठीक है, इसका मैं और बढ़िया से बता दूंगा। अब एक चीज और जान लीजिए कि मैंने बताया था सबका चार चार होते हैं, इंडेफिनिट का भी चार होगा, कंटीन्यूअस का भी चार, परफेक्ट का भी चार। मैंने बताया था अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सहायक क्रिया हमें क्या करना है कि दो ऐसे टेंस होते हैं जिनमें सहायक क्रिया नहीं होती है। दो ऐसे होते हैं, वो कौन कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। केवल अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, केवल अफर्मेटिव में निगेटिव से सहायक क्रिया शुरू हो जाती है, वही हमारी सहायक क्रिया है डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो इसके भी अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक, नहीं होता है। इसमें भी कहां से शुरू होता है? निगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है। लेकिन बाकी जो टेंस है, अब यहां से लेकर के ये सब टेंस यानी किसका इंडेफिनिट से लेके परफेक्ट कंटीन्यूअस तक शुरू से ही होता है। इन सब में शुरू होते हैं। केवल दो ऐसे टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जिसमें सहायक क्रिया नहीं होता है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जिसमें सहायक क्रिया नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर किसी का कंटीन्यूअस रहे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, जो हमारी मुख्य क्रिया होगा यानी कि मेन वर्ब होगा, उसमें हमें लगाना है ING। यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए ये भी कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस, यानी कि तीनों में जो हमारा मुख्य क्रिया होगा, क्या होगा? मुख्य क्रिया। यानी कि मुख्य क्रिया में हमें क्या लगाना है? ING। मुख्य क्रिया में क्या लगाना है? ING। किसी का भी कंटीन्यूअस है, इसके भी कंटीन्यूअस अगर है तो हम क्या करेंगे? मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? ING। ये भी कंटीन्यूअस है, यहां भी हम लिख लेंगे मुख्य क्रिया में, सॉरी यहां भी लिख लेंगे हम लोग मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? ING। अब ING से मुझे एक बात याद आई कि जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोगों से कोई टेंस पूछा जाता था, सर लोग पूछते थे, वह घर जाता था, तो हम लोग कहते थे ही इज गोइंग। ING खूब हम लोग लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं लोग जिनको नहीं आता है, और पहले भी हम लोग भी ऐसी गलती करते थे। लेकिन याद रखना है कि जब टेंस कॉन्टिन्यूअस में होगा, किसमें होगा? कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो किसी का हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का हो, जब कॉन्टिन्यूअस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, नाम तो इसमें भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तभी हमको ING लगाना है, और किसी में ING नहीं लगाना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक बात और बताते हैं कि अगर किसी का परफेक्ट होगा, किसी का क्या होगा? परफेक्ट होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो सबके परफेक्ट में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब का, या कह सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम यहां पे लिखना चाहेंगे क्रिया का तीसरा रूप। क्या लगाएंगे? क्रिया का तीसरा रूप। जो लोग अंग्रेजी जानना चाहते हैं वो लिख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लिख सकते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये भी परफेक्ट है, इसमें भी लिखें, इसमें भी हम लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्रिया का तीसरा रूप। अच्छा, इसमें भी हम लोग लिखेंगे क्या?
क्रिया का तीसरा रूप। देखिए यहाँ पे क्रिया में मैंने कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगा दिया और परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आगे मैं बता रहा हूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं तो हमने बोला ना कोई कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया में, इसमें मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी, यहां भी लिख देंगे प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी। ठीक, अच्छा एक चीज और होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, एक चीज और क्या होता है कि इसमें समय दिया रहता है, तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस सिंस या फॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सिंस या फॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सिंस या फॉर। सिंस और या फॉर केवल हम लिखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का। तो देखें मैंने कितना आसान ट्रिक के माध्यम से बताया। चलिए अब आप लोग सोचेंगे कि सर ने कॉन्टिन्यूअस से शुरू किया और इंडेफिनिट को तो छोड़ दिया। तो चलिए मैं आप लोगों को इंडेफिनिट का भी बताता हूं। इसका अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो अफर्मेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक, यानी कि चारों में क्रिया का पहला रूप होता है। क्या होता है, क्रिया का पहला रूप होता है। अच्छा इसमें अगर बात करें तो अगर अफर्मेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव है तो क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, दूसरा रूप लगेगा। लेकिन अगर निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये तीनों है तो यहां पे लगता है क्रिया का पहला रूप ही। ठीक दोस्तों, आगे अगर इसमें हम लोग आएंगे, अगर अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव है तो यहां पे हमें देखना पड़ता है दोस्तों। अगर अफर्मेटिव है और कर्ता हमारा एक वचन है, कौन सा है, एक वचन करता है, तो हम क्रिया में यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे या आईएस लगाएंगे। किसमें, क्रिया में, इसमें क्रिया में जो हमारा मुख्य क्रिया होगा। अगर निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इन तीनों के साथ हम क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। आप लोगों को क्रिया में यस या यस या आईएस समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए मैं अगला दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बढ़िया से बता दूंगा कि कहां पे यस लगता है, कहां पे ईएस लगता है और कहां पे आईएस लगता है। ठीक है, तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर अंग्रेजी सीखनी है तो आप लोगों को सहायक क्रिया याद करना पड़ेगा। सहायक क्रिया आप लोग याद करिए, आगे का जो भी चीज हम करवाएंगे देखिएगा, मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो टेंस हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, आप लोग चुटकी में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।